नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। मन की बात कार्यक्रम की बात करेंगे। आज मन की बात कार्यक्रम हुआ। देश पूरी ताकत से कोरोना से लड़ रहा है। कोरोना के साथ कई आपदाएं देश में आई हैं और देश की जनता की मदद से सभी पर हमने विजय हासिल की। ये सब कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कोरोना से लड़ाई में विजय जरूर हमारी होगी। वहीं अपनी सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा कि हमने टीम इंडिया के रूप में काम किया, जिसकी वजह से दशकों के काम 7 साल में पूरे कर दिए गए। महामारी के रूप में इतनी बड़ी परीक्षा तो लगातार चल रही है। ये तो एक ऐसा संकट है जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया है। कितने ही लोगों ने अपनों को खोया है। बड़े बड़े देश भी इसकी तबाही से बच नहीं सके हैं। इस वैश्विक महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने पहली वेव में भी पूरे हौसले के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस बार भी वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत विजयी होगा। 2 गज की दूरी, मास्क से जुड़े नियम हो या फिर वैक्सीन, हमें ढिलाई नहीं करनी है। यही हमारी जीत का रास्ता है। इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, क्या आपने सोचा है ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके, इन 7 सालों में कैसे हुए? ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन 7 सालों में हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया, एक टीम के रूप में काम किया, टीम इंडिया के रूप में काम किया। तो आज मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीएम आज अनाथ बच्चों के खातों में मदद की राशि ट्रांसफर करेंगे। बाल सेवा योजना के तहत सरकार कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की 24 साल तक मुफ्त शिक्षा की जिम्मेदारी उठाएगी। अगर कोई छात्र कॉलेज में पढ़ने जाता है तो उसे हॉस्टल में प्रवेश दिलवाने में सरकार मदद करेगी। इतना ही नहीं, अगर कोई बच्चा मासूम है और उसकी देखभाल के लिए परिवार में कोई उपयुक्त सदस्य नहीं है तो उसकी देखभाल भी सरकार करेगी। सीएम ने इसके साथ ही ये भी ऐलान किया कि अगर कोरोना से किसी बेटी के अभिभावक की मृत्यु हो गई और उसकी सगाई हो चुकी है तो उसकी शादी भी सरकार कराएगी। लैपटॉप योजना में भी जरूरतमंद बच्चों को जोड़ा जाएगा। हनी ट्रैप मामले की बात करेंगे, जिसमें एसआईटी ने कमलनाथ को नोटिस भेज दिया है। एसआईटी ने कमलनाथ से 2 जून को पेन ड्राइव सौंपने की बात कही है। कमलनाथ के घर श्यामला हिल्स में एसआईटी की टीम पहुंचेगी। 2 जून को दोपहर 2:30 बजे एसआईटी की टीम कमलनाथ के घर जाएगी। एसआईटी ने कहा कि तय समय पर कमलनाथ अपने घर पर रहें, जिससे उनसे मुलाकात हो सके और पेन ड्राइव मिल सके। आपको बता दें, एसआईटी ने हनी ट्रैप मामले में कमलनाथ को नोटिस भेजा है। कहा है कि 2 जून को पेन ड्राइव सौंप दें कमलनाथ। और आपको बता दें कि एसआईटी खुद कमलनाथ के घर जो श्यामला हिल्स है वहां पर जाएगी और 12:30 बजे एसआईटी की टीम जाएगी। एसआईटी ने कहा तय समय पर घर पर रहें कमलनाथ। और इस पूरे मामले पर अब सियासत भी तेज होती जा रही है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पूर्व सीएम कमलनाथ के पेन ड्राइव वाले बयान पर कहा कि वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कमलनाथ ने पेन ड्राइव अपने पास रखकर खुद ही अपनी फजीयत कराई, खुद ही अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लिया, जिसका जवाब तो अब देना होगा। था कि इनको पहले दे देना चाहिए, और अगर आईयू लेने आ रहा है तो मुझे लगता है ये शर्म की बात है कि ऐसे काम जो ये छुपाना चाहते हैं, अगर गलत है तो आपने छुपाया क्यों? पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के आज 7 साल पूरे हुए। इस मौके पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ शाहजहांपुर के शुजालपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे।
उन्होंने यहां झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और पूरे अस्पताल परिसर को सैनिटाइज किया। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ मुलाकात की। आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आज का दिन बीजेपी सेवा दिवस के रूप में मना रही है। बात उज्जैन की, जहां युवक की सरेआम लाठी डंडे से पिटाई की गई। पिटाई की वजह से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद की वजह से युवक की पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सरेआम युवक की पिटाई की गई। लाठी डंडों से युवक को किस तरीके से पीटा जा रहा है आप देख पा रहे हैं। उज्जैन की तस्वीर आपके सामने है। इतना पीटा गया कि उस युवक की मौत हो गई। आपसी विवाद में युवक को बेरहमी से पीटा गया। आप देख रहे हैं, लाल कपड़े में लाठी लिए वो शख्स किस तरीके से युवक की पिटाई कर रहा है। हालांकि बीच बचाव करने के लिए रास्ते में राहगीर दिखे, लेकिन कोई बचाने को नहीं आया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दूर से बनाई गई है। ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। सबूत मौजूद है, हत्या करने का सबूत। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद निगम जुड़े हैं उज्जैन से। आनंद, बताइए पूरा मामला है क्या, और जो शख्स लाल टी शर्ट या शर्ट में युवक को पीट रहा है वो कौन है, क्या है पूरा वाकया? बिल्कुल, देखिए कमर, ये बड़ा हैरान कर देने वाला वीडियो दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से ये हत्या हुई है काफी चौंकाने वाली है, जब कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन की स्थिति है, और ऐसे में पुलिस की पोल खोलता हुआ और उनकी सुरक्षा को पोल खोलता हुआ ये वीडियो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने यही बताया है कि ये जो हत्या जिसकी हुई है इसका नाम गोविंद है, और जो हत्या करने वाले हैं, जो आरोपी हैं, 5 आरोपी जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही जो आरोपी और फरियादी जो हैं, जो मृतक है, ये दोनों ही मवेशी पालने का काम करते हैं। और इन दोनों के बीच मवेशियों को पालने को लेकर ही कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। और ये विवाद इतना बढ़ गया है कि इसको देखते हुए जो है कल ये हत्या का इसने यहाँ पर रूप अख्तियार कर लिया, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ। और वीडियो के आधार पर फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ जो है हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, और इनमें से एक की गिरफ्तारी की बात फिलहाल पुलिस ने कही है। जी, पुलिस और क्या कुछ कह रही इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये सरेराह हत्या का मामला है आनंद, और ऐसे में पुलिस के पास सबूत भी है। पुलिस के पास चुनौती बढ़ जाती है कि जो आरोपी दिख रहे हैं उनको गिरफ्तार करे और कानून के तहत सजा दिलाए। बिल्कुल, देखिए कमर, उज्जैन में पहले भी इस तरह की एक हत्या का मामला हुआ था, और जब भी वह मवेशी पालक ही सामने आए थे, और उसके बाद पुलिस और नगर निगम की टीम ने मिलकर जो मवेशी पालक था, जो आरोपी था, उसके घर को जो है तोड़वा दिया था नगर निगम की गैंग से कहकर। लेकिन इसी तरह की कार्रवाई अब फिर एक बार पुलिस कह रही है कि पहले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिस तरह से वीडियो पुख्ता सबूत उनके पास हैं, और इसी को आधार बनाकर पुलिस आगे इसमें काम करेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि 5 जो आरोपी हैं उनके जो घर है उनकी जानकारी भी जुटाई जा रही है, और उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई आगे की जाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका आनंद। देवास के सिविल लाइन के बिजली विभाग में देर रात तक हंगामा चलता रहा। यहां 3 घंटे तक बिजली जाने के बाद जब फोन पर बिजली विभाग ऑफिस से कोई जवाब नहीं मिला तो लोग दफ्तर पहुंच गए। इसी के बाद पूरे हंगामे की शुरुआत हुई। दरअसल विभाग में कुछ कर्मचारी व अधिकारी शराब पी रहे थे, जिसका वीडियो रहवासियों ने बना लिया और बिजली विभाग में ताला जड़ दिया। देर रात तक चले हंगामे में 2 थानों का पुलिस बल वहां मौजूद थे। उनका तरीका होता है, फोन अलग रख दिया उनने। एक मिनट भाई साहब, क्या बोल रहे हैं सुनो आप पहले। 100 डायल बोला, उसके बाद रिश्वत कम से कम 15 फोन लगाए विद्युत मंडल में मिले। ये विद्युत मंडल में, मैं विद्युत मंडल के वहां पे खड़ा हूँ, यहाँ पर कर्मचारी स्नैक्स के साथ दारू पी रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ पे पानी की बोतल स्नैक्स क्यों रखा हुआ था? उनका तरीका होता है। और बात मंडला की, मंडला ना तो अभी अनलॉक हुआ है, ना ही कोरोना का खौफ खतरा कम हुआ। बावजूद इसके शहर की बड़ी मंडियों में
शामिल आमा नाला सब्जी मंडी में जुटी ये भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि लोग कोरोना के खतरे के प्रति न सिर्फ लापरवाह हैं बल्कि नियमों को ताक पर रखकर दुकानदार और ग्राहक दोनों दूसरों के लिए खतरा और मुसीबत का सबब बन रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही हैं, आपको बता दें 1 जून से धीरे धीरे प्रदेश को अनलॉक करने की तैयारी है, लेकिन अनलॉक से पहले ही पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है मंडला। आमा नाला मंडी की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बेखौफ लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं, किसान पहुंचे हैं, व्यापारी ग्राहक पहुंचे हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा साहू जुड़े हैं मंडला से। कृष्णा, आमा नाला मंडी में ये भारी भीड़ रोज इकट्ठा हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं। जी बिल्कुल कमरुद्दीन, बताना चाहूंगा ये जो आमा नाला सब्जी मंडी को या जो पहले मंडला के सब्जी मंडी में यहाँ पर लगती थी, इसको शिफ्ट करके आमा नाला में किया गया कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए। यहाँ पर रोजाना ही ऐसी भीड़ नजर आ रही है, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी होती है, यहाँ पर मंडला जिले के अलावा भी जो बाहरी व्यापारी आते हैं वो आकर इकट्ठा करते हैं। लगातार आप देख सकते हो, तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से यहाँ जो सब्जी मंडी लगाई गई है, यहाँ पर बाहरी सब्जी खरीदने वाले और जो बाहरी सब्जी बेचने वाले और यहाँ से जो सब्जी खरीदने वाले हैं वो दोनों ही जाकर किस तरीके से भीड़ लगाते हैं। ऐसे में अभी मंडला जिला पूरी तरीके से कोरोना यहाँ से खत्म हुआ भी नहीं है और इस तरीके से जो भीड़ लग रही है, कहीं न कहीं कोरोना को फिर से न्योता देने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। कमरुद्दीन, लेकिन कृष्णा, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं रहता है? क्या कोई यहाँ पर गाइडलाइन का पालन करवाने वाला नहीं है, या इन्हें कोरोना से कोई मतलब नहीं है? क्या इन्हें कोरोना से डर नहीं लगता? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, बताना चाहूंगा कि 1-2 दिन पहले हमने ये खबर फिर से दिखाई थी, जहां पर इसी तरीके से एक भीड़ लगी हुई थी। आज यहाँ के फिर यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। उस समय पे जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, तब उस दौरान प्रशासन ने चालानी कार्रवाई की थी, लेकिन उस दौरान भी जब चालानी कार्रवाई की थी तो यहाँ पर जितने छोटे मोटे किसान हैं उन पर चालानी कार्रवाई की थी, जिसमें उन्होंने 150 की सब्जियां बेची थी, उस पर 250 रुपए का इनका चालान काट दिया गया था। और आज आप देख सकते हैं तस्वीरों को कि अगर यहाँ पर प्रशासन अगर पूरी तरीके से अलर्ट होता तो यहाँ पर इस तरीके से भीड़ बिल्कुल नहीं लग पाती। जिस बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन की ये बड़ी चूक है। कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजों का कदर नहीं होता। कदर तो उन चीजों का होता है जिसे पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता हो। ऐसा ही एक मुश्किल काम था हिमाचल के लाहौल स्पीति के काजा खंड के गांव में वैक्सीनेशन करना, लेकिन वहां वैक्सीनेशन का रेशियो 100% है। आसमान की ऊंचाई पर बसा एक गांव, जहां मौसम मुश्किल पैदा करता है। यहाँ पे सर्दियों में न्यूनतम तापमान जो है -30 से 40 डिग्री तक रहता है। कोरोना का डर भी घर नहीं कर पाया। कोरोना का असर देश के या प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के कंपैरिजन में यहाँ पे उसका असर ज्यादा नहीं रहा, इसलिए वैक्सीनेशन में कोई दिलचस्पी ही नहीं। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करना एक बहुत बड़ा चुनौती था। जरा अंदाजा लगाइए उस गांव में या फिर उस पूरे इलाके में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का क्या हश्र हुआ होगा। छोड़िए अंदाजा लगाना,
चलिए सुन ही लीजिए। 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी यहाँ लोग हैं उनको 100% वैक्सीनेशन, डबल डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। जहाँ तक 45 से 59 साल के आयु वर्ग के लोगों का मामला है, उनका फर्स्ट राउंड का डोज हो चुका है। वैक्सीनेशन का ये रेशियो आपको हैरान कर रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि साल के 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले लाहौल स्पीति के काजा खंड में वैक्सीनेशन 100% हो चुका है। इस पूरे इलाके में मोबाइल का नेटवर्क ढंग से काम तक नहीं करता, फिर भी 60 साल से अधिक के सभी लोगों को वैक्सीन का दोनों डोज दिया जा चुका है। 45 से 59 साल के सभी लोगों को वैक्सीन का एक डोज दिया जा चुका है और दूसरा डोज दिए जाने का काम लगातार जारी है, जबकि 18 साल से अधिक के लोगों का वैक्सीनेशन भी तेजी के साथ हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे हुआ ये काम, चलिए ये भी जान लेते हैं। हमारे यहाँ पे 13 पंचायतें हैं, उसमें से लगभग 10 कुछ ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे हमने एडीएम साहब के संज्ञान में ये बात लाई और डीसी साहब के संज्ञान में ये बात लाई, तो उन्होंने हमें परमिशन दिया था कि आप जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे जाके आप ऑफलाइन वैक्सीनेशन करेंगे और फिर काजा में जहाँ नेटवर्क है वहाँ आके आप उसको डेटा को शाम को चढ़ा सकते हैं। कोई काम मुश्किल नहीं होता, बस इरादा पक्का होना चाहिए। काजा के अधिकारियों ने कोशिश की और लोगों को समझाया, तभी इस इलाके में वैक्सीनेशन को पूरी तरह से सफल बनाया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। इकतीस मई को चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन होंगे रिटायर। सम्मान में विदाई समारोह का होगा आयोजन। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 15 साल बाद 2.25 लाख रुपए के अधिकारी से रिकवरी से लगाई रोक। फिशरीज अधिकारी को वेतन के रूप में हुआ था ज्यादा भुगतान। विभाग के रिकवरी के आदेश को दी गई है चुनौती। बिलासपुर में संडे को नहीं रहेगा लॉकडाउन, शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति। बिलासपुर में मैरिज हाउस के संचालन को मिली अनुमति। 50 व्यक्ति हो सकते हैं कार्यक्रम में शामिल। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा जरूरी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार पर लगाम। शनिवार को मिले 26 पॉजिटिव केस। 82 लोग अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। बेमेतरा में कोरोना पर लगने लगाम। शनिवार को मिले 24 नए केस। 271 लोगों ने कोरोना को दी मात। बेमेतरा में बीजेपी के 6 पार्षदों के निष्कासन के बाद गरमाई सियासत। वार्ड नंबर 11 के पार्षद ने कलेक्टर को सौंपा इस्तीफा। दूसरे पार्षदों पर भी इस्तीफे का दबाव। कवर्धा पुलिस ने हत्या की सुलझाई गुत्थी। 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 3 दिन पहले जंगल से मिला था नर कंकाल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बधाई दी। सीएम शिवराज ने कहा कि 7 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के कई काम किए, जिससे लोगों को सीधा फायदा हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना में हमेशा प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिलता रहा है। प्रदेश में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। प्रदेश की जनता के तय करेगी कि अनलॉक किस तरह से हो। ऐतिहासिक 7 साल पूरे हो रहे हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में ये 7 वर्ष मील के पत्थर के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। मोदी जी करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के
हार है। एक नहीं अनेकों सौगातें हैं। एक तरफ उन्होंने विकास को नई गति और दिशा दी है, वहीं दूसरी ओर जन कल्याण की अनेकों योजनाएं बनाकर समाज के हर वर्ग की जिंदगी बदलने का काम उन्होंने किया है। कोरोना संक्रमण के विकट समय में एक मुख्यमंत्री के नाते मैंने सदैव उनसे मार्गदर्शन पाया। जब भी समस्या आई, मैंने मोदी जी से फोन पे बात की और उन्होंने समस्या का तत्काल समाधान करके दिया। इसलिए आज पूरे प्रदेश में हर स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें हो रही है। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक, वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक और गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें आज तय करेंगी कि 1 तारीख से 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील कैसे दी जाएगी, धीरे धीरे अनलॉक कैसे करेंगे। ये जवाबदारी और जिम्मेदारी कोरोना के संक्रमण को रोकने की, नियंत्रित करने की और खत्म करने की अब जनता ने अपने कंधों पर उठाई है। आज जनता फैसला करेगी और सरकार उसी फैसले को लागू करेगी। तो अनलॉक कैसे होगा, जनता फैसला करेगी। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक शुरू हो चुकी है। राजधानी को अनलॉक को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में मंत्री विश्वास सारंग मौजूद हैं। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी शामिल हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट के लोग शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें, भोपाल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक शुरू हो चुकी है। राजधानी को अनलॉक को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर जैसा कि पहले ही कहा गया है कि 1 जून से धीरे धीरे प्रदेश को अनलॉक कर दिया जाएगा और भोपाल को भी उसी रास्ते पर लाने की तैयारी है, क्योंकि केसेस लगातार कम हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़े हैं। शरद, भोपाल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक शुरू हो चुकी है और क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन भी रहे थे और कल जब उनका संबोधन हुआ तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि आज अनिवार्य रूप से जितने भी जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां हैं, जितने भी जिलों की, ग्राम की और ब्लॉक स्तर की जो कमेटियां हैं, वो अनिवार्य तौर पर आज अपनी जो बैठक है वो अनलॉक को लेकर कर लें। क्या गाइडलाइंस है सरकार की, जो गृह विभाग की ओर से उन सभी कमेटियों को कल भेज दी गई थी। तो उन कमेटियों को जो सिफारिशें भेजी गई हैं, उन सिफारिशों में से आज ये कमेटियां ये तय करेंगी कि किस जिले में या किस ब्लॉक में या किस ग्राम में क्या चीज खुलेगी और क्या नहीं खुलेगी। तो उसी कड़ी में भोपाल जिले की जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक है वो हो रही है। इसमें भोपाल के कलेक्टर, डीआईजी, सांसद भोपाल की वो और जो विधायक हैं भोपाल के वो उसमें शामिल हो रहे हैं। और इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि 1 जून से जब अनलॉक होगा तो फिर भोपाल में क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका जानकारी देने के लिए। तो 1 जून से जब अनलॉक शुरू होगा तो क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, तमाम चीजों पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही प्रज्ञा ठाकुर भी आपको दिख रही होंगी और विश्वास सारंग भी वहां पर मौजूद है। और अब मध्य प्रदेश की